हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आप लोगों का मेरे विद्या करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। कल आप लोगों को मैंने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट करवा दिया गया था, जो कि 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर था। ठीक है, और आई होप आप लोगों ने अच्छे से उन 12 के 12 क्वेश्चन को समझा होगा और उससे रिलेटेड टॉपिक को और डीप में जाकर पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि मैं इस कम टाइम में सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकती हूँ, आप लोगों को एलिमिनेट करने की स्ट्रेटेजी बता सकती हूँ। ठीक है, और ऑप्शन से रिगार्डेड इंफॉर्मेशन बता सकती हूँ। पर आप लोगों को क्या करना होता है, आप लोगों को वो टॉपिक अपने शॉर्ट नोट्स में जो बना के रखा है, ठीक है, क्योंकि अब सिर्फ 9 या 10 दिन बचे हैं, आप लोगों को सिर्फ वही बार बार रिपीट करके रिवीजन करना है। ठीक, और बाकी सीसेट की प्रैक्टिस करते जाना है। उसके बाद जो होगा वो अच्छा ही होगा। ठीक है, तो आप लोगों को इतना काम है कि आप लोग जितने भी अब पीवाईक्यू देखा करो, ठीक है, उनका टॉपिक अब एक स्टिकी नोट्स अपने पास रखो। उन सारे पीवाईक्यू के टॉपिक को एटलीस्ट नोट कर लो अपने स्टिकी नोट्स पर, और सेशन के एंड होने पर, ठीक है, क्वेश्चन इससे लेकर इसको लेकर और भी अगर बन सकते हैं तो आप लोग उन टॉपिक को पढ़ लिया करो। ठीक है, इससे अच्छी इससे बेस्ट स्ट्रेटजीज नहीं हो सकती इस टाइम पर, क्योंकि हम लोगों के पास अब करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बचा है फॉर 2026 प्रीलिम्स एग्जाम्स। ओके, और आप लोगों ने देखा ही होगा कि नीट के एग्ज़ाम में क्या हुआ है। ठीक है, तो कभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि आगे क्या होगा। ठीक है, और आगे जो होगा वो अच्छा ही होगा। ठीक है, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो किसकी मेहनत कब रंग लाए और किसकी मेहनत कब खराब हो जाए, ये नीट के एग्ज़ाम ने हम लोगों को सिखा दिया है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश ज़रूर करना। ठीक है, मैं रोज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, पर मेरा चैनल छोटा होने की वजह से लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। अच्छा, अब मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ उस बातों को। ठीक है, पर कोई बात नहीं, अपना लोगों का काम पढ़ना और पढ़ाना है, हम लोग वही करेंगे। ठीक है, बाकी जो होगा वो अच्छा ही होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 13, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, के क्या महत्व हैं, आप लोगों को इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहे हैं, अब देखो खुद ही सोचो कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन अभिसमय का के क्या महत्व हो सकते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन के क्या महत्व हो सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन में दे रखा है, अब खुद ही सोचना जरा सा, और क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता हो या ना पता हो, ठीक है, उसके बारे में सोचना ही मत। बस सोचना कि मरुस्थलीकरण आपके दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए कि वो क्या है, और कौन कौन से जो है जो इस ऑप्शन में स्टेटमेंट दे रखे हैं वो किसको इफेक्ट कर सकते हैं या उसके महत्व से रिलेटेड कैसे हैं। ठीक है, उनको लेकर अगर आप लोगों को ठीक लगे वो ऑप्शन तो उसको रखना, और जो ना ठीक लगे उसको एलिमिनेट करते जाना, और जैसे ही एक एलिमिनेट कर लेना इन तीनों में से तुरंत ऑप्शन को देखना। ठीक है, और उसमें देखना कि कौन सा एलिमिनेट हम लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यही आप लोगों को एग्जाम हॉल में करना है, क्योंकि सारे के सारे आंसर किसी को एग्जैक्ट नहीं आते हैं। ठीक, वहां पर यही एलिमिनेट करने की लड़ाई होगी, दिमाग की लड़ाई होगी, और जो 2 घंटे में वो दिमाग की लड़ाई जीत जाएगा वो क्वालिफाई कर लेगा। ठीक है, डरोगे, ठीक है, सोचो कि मुझे इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है, हम कैसे करेंगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि 20 या 30 क्वेश्चन के टॉपर को भी 20 या 30 क्वेश्चन से ज़्यादा उसके आंसर नहीं आते हैं, वो भी अपने दिमाग और स्ट्रेटेजी से जो पढ़ रखा है उसके बेसिस पर क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके आंसर लेके आते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा ये है कि आंसर लाने की कोशिश करो। अब हम लोगों के पास सिर्फ आंसर लाने का टाइम है। ठीक है, आंसर को क्या बोलते हैं, रट्टा मारने का टाइम नहीं है। हाँ, तो अब चलो, मैं शायद ज़्यादा बोल देती हूँ आप लोगों को समझाते समझाते। ठीक है, हाँ, अब स्टेटमेंट 1 क्या है, इसका उद्देश्य नव प्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थन अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्यवाही को प्रोत्साहित करता है। ठीक, प्रोत्साहित करना है। ठीक है, देखो प्रोत्साहित करना है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो थोड़ा इस पर रुक जाओ, अभी इसको एलिमिनेट मत करना, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, और मैं जैसे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा रही हूँ आप लोग वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, उसके बाद अब स्टेटमेंट दूसरा देखो क्या बोला, यह विशेष या विशिष्ट रूप से दक्षिण एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित होता है तथा इसका सचिवालय इन क्षेत्रों के को वित्तीय संसाधन के बड़े हिस्से का क्या है, नियतन सुलभ कराता है। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग मतलब स्टेटमेंट 2, वैसे तो वहाँ पे ये
पता करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है कि कौन सा सही कौन सा गलत है। लेकिन मैंने आप लोगों को जब सेशन शुरुआत किया था, मतलब जब बहुत पहले जब मैंने पीवाई को सॉल्व कराना शुरुआत किया था, तो मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई थी कि यूपीएससी जो है वो सिचुएशंस तो एज इट इज़ रख देता है, लेकिन फैक्ट में बहुत सारे बच्चों को घुमाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानते हैं कि फैक्ट इतना कोई रट के नहीं आता है। तो अगर आप लोगों को फैक्ट मिले, ठीक है, और स्पेशली ये दिशा विशा से रिलेटेड कि उत्तर का दक्षिण कर दे, दक्षिण का, ये सब कॉमन चीज़ें हैं, यूपीएससी द्वारा की जाती हैं, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग उस पर रिस्क ले सकते हो, उसको एलिमिनेट करके देख सकते हो, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लो कि हम लोग इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है, स्टेटमेंट 2 को हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं इसके बारे में। अब देखो तीसरा क्या बोल रहा है, यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों को भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी यानी कि उपागम यानी कि बॉटम टू बॉटम अप अप्रोच के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। देखो अब ये भी हम लोगों को पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा है, ये भी पॉजिटिव लग रहा है तो पॉजिटिव ये भी, पर ये पॉजिटिव के साथ साथ क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें क्या दे रखी, फैक्ट की दे रखी है। तो उस फैक्ट के बेसिस पर मैंने फिर बताया, अगर आंसर नहीं आता होगा वहाँ पर तभी ये सारी स्ट्रेटेजीज करना फॉलो, वरना मत करना, ठीक है। अगर रिस्क लेने का मन भी ना भी करे तब भी मत लेना, ठीक है। जो आप लोगों का दिल वहाँ पर करे वही करना, ठीक है। तो अगर हम लोग 2 को एलिमिनेट करेंगे तो आंसर नंबर सी आप लोगों को मिल जाएगा। मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। ये कोई हैंस प्रूफ वाली प्रूव्ड ये सारी स्ट्रैटेजीज नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रैटेजीज हैं पीवाईक्यू के एनालिसिस के बेसिस पर, ठीक है। जो मैंने इतने सारे पीवाईक्यू सॉल्व करके रखे हैं उसके बेसिस पर मैं एलिमिनेट कर सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ आप लोगों को कि यूपीएससी क्या क्वेश्चन में घुमाता है। आप लोग भी इस चीज़ों को समझ जाओगे जब ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करोगे। जो बच्चा सॉल्व करके बैठा होगा उसको पता चल रहा होगा कि हाँ बात सही है, ठीक है। तो ये रिस्क तभी लेना जब आप लोगों को एग्जाम हॉल में कुछ भी समझ में ना आए और कुछ भी ना कर पा रहे हो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, हाल ही में आईएमएफ और एसडीआर बास्केट में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है, ठीक है। ये 2016 का क्वेश्चन है, इसीलिए 2016 का करंट अफेयर इसमें कंबाइंड है, तो उसके बारे में आप लोग थोड़ा सोच सकते हो। पहले तो मुझे एसडीआर के बारे में ही बताइए कि एसडीआर क्या होता है, ठीक है। बताओ भाई। देखो एसडीआर क्या है, एसडीआर जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी कि विशेष आहरण अधिकार। ये क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा को क्या करती है, एक सपोर्ट देती है, ठीक है। तो हाल ही में आईएमएफ की एसडीआर बास्केट में निम्नलिखित में से किसको मुद्रा में जोड़ने का प्रस्ताव किया गया था, क्योंकि ये 2016 का क्वेश्चन है। तो उस टाइम पर चीन की मुद्रा रेनमिबी को जोड़ा गया था युआन की जगह पर। युआन भी चीन की मुद्रा ही है और रेनमिबी भी क्या है, चीन की मुद्रा है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों की फैक्ट बेसिस है और उस टाइम के करंट अफेयर के हिसाब से है, तो इसको इग्नोर कर सकते हो। आप लोगों को पढ़ना क्या है, जस्ट टॉपिक आप लोग नोट कर लो, मैं बता रही हूँ आईएमएफ के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। बाकी एसडीआर आप लोगों को पता ही है कि एमपीसी का एक टूल है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी IMFC, ठीक, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट पहला क्या है, IMFC विश्व अर्थव्यवस्था से सरोकार रखने वाले विषयों पर चर्चा करता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को उसके कार्यों की दिशा पर सलाह देता है, ठीक है। तो ये कुछ पढ़ने से पॉजिटिव वाइब आ रही है क्वेश्चन की, ठीक है। तो सोचो जरा, हाँ भाई पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है। उसके बाद IMFC की बैठकों में विश्व बैंक के प्रेक्षक की भांति भाग लेता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। तो ये इसका क्या है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, दोनों सही हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट अब आप लोग IMFC के रिगार्डिंग पढ़ सकते हो और रिपीट कर सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, एक राष्ट्रीय मुहिम यानी कि राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाई गई है, उस टाइम चलाया गया था, इस वजह से करंट अफेयर में था, ठीक है। तो एक राष्ट्रीय मुहिम यानी कि राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाई गई है, क्या है ऑप्शन, स्टेटमेंट ए क्या है, आवासहीन और निराश्रित लोगों के पुनर्वासन और उन्हें उपयुक्त जीविकोपार्जन के स्रोत प्रदान करने के लिए। खुद सोचो जरा, ठीक है। देखो भाई आवासहीन अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को पता नहीं है, PM आवास योजना एक स्कीम चली है, तो राष्ट्रीय गरिमा अभियान उसके लिए क्यों चलेगा,
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसी के बेसिस पर एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, कुछ अब स्टेटमेंट बी क्या है, यौन कर्मियों यानी कि सेक्स वर्कर्स को उनके पेशे से मुक्त कराने और उन्हें जीविकोपार्जन के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने के लिए, ये थोड़ा आप लोग रख सकते हो सोचने के लिए। ठीक है, अब स्टेटमेंट तीसरा क्या है, मैला ढोने वाले प्रथा को समाप्त करने और मैला वाले कर्मियों को पुनर्वास करने के लिए। देखो 2016 जब लोग प्रीलिम्स दे रहे थे तो उस टाइम पर स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में लोग थे। मतलब जो मैला ढोने वाले कर्मी होते हैं, जो टैंक में क्या घुसेड़ दिया जाता है उनको बिना कोई प्रोटेक्शन देकर, ठीक है, और उनसे काम करवाते हैं। एक टाइम पर वो क्या होता है कि वो लोग बीमारियों का शिकार पड़ जाते हैं। ठीक, और ये सब उनकी गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है। ठीक है, क्यों कोई गरीब या फिर निम्न जाति का लोग ये काम करें, उनका अधिकार नहीं है बड़ा काम करने या पढ़ लिख कर ये सब बनने का। ठीक है, लेकिन पुराने ज़माने से प्रथाएं चलती आ रही थी जो कि बहुत बुरी थी। ठीक है, और इसी के बेसिस पर लोग क्या करवाते थे, उन लोगों से ये सब काम करवाते थे कि टैंक में घुसेड़ दे गंदे बंदे। ठीक है, और पूरा वो सफाई करवाते थे। तो उन लोगों की गरिमा को भी ठेस पहुंचाने वाला ये काम है, और साथ में ही बहुत सारी बीमारियां उन लोगों को हो जाती हैं, क्योंकि बिना कोई प्रोटेक्शन के, बिना उनकी जान की परवाह किए ये सब काम करवाया जाता था। ठीक है, अब जब गंदगी के पास रहोगे तो गंदगियाँ बीमारी तो देती ही है ना। इस वजह से उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, और इसीलिए राष्ट्रीय गरिमा अभियान शुरू किया गया था इसके लिए। ठीक है, बाकी बंधुआ मजदूरों और उनके बंधन से मुक्त कराने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, ना कि ये। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आई होप आप लोगों को इन क्वेश्चन से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो एक बार। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांस्कृतिक इतिहास, वो भी मध्यकालीन। ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 क्या है, तमिल क्षेत्र के सिद्ध यानी कि सित्तर जो कि एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। ठीक है, ये बता रहे हैं स्टेटमेंट दूसरा क्या बता रहा है, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। ठीक है, तो अब एक बार थोड़ा सोचने की कोशिश करो, फिर इसका आंसर आप लोगों को मैं बता दूंगी। और कौन से सही है ये पूछा गया है, ऑप्शन आप लोगों के सामने ये दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो अब आप लोगों का देने का टाइम अब मतलब ख़त्म हो चुका है, ओवर हो चुका है, और इसका स्टेटमेंट सी सही आंसर है। ठीक है, तो थोड़ा अब इन दोनों को अब ध्यान में रख सकते हो आप लोग, इन दोनों स्टेटमेंट को। दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों ही सही हैं। सिद्ध यानी कि सिद्ध की अगर हम लोग बात करें तो सित्तर इनको बोला जाता था, जो कि तमिल क्षेत्र के संत थे जो एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। ठीक है, और उन्होंने, ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने मूर्ति पूजा की निंदा भी की, तो ये स्टेटमेंट इसी वजह से सही हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वे आंतरिक आध्यात्मिक और प्राप्ति और भक्ति पर जोर देते थे। ठीक है, मतलब इंटरनल नेचर के वो लोग थोड़ा थोड़ा से थे। उसके बाद लिंगायत आंदोलन जिसकी स्थापना 12वीं शताब्दी में क्या बसवन्ना ने की थी। ठीक है, तो कन्नड़ क्षेत्र में हुआ था, इसी वजह से दैट्स वाई ये सही है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर मूव करते हैं, और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा तमिल क्षेत्र के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कभी कभी समाचारों में दिखने वाला आयात आवरण यानी कि इम्पोर्ट कवर का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा माइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप लोगों को एक साल के करंट अफेयर इस टाइम का पढ़ना है, ना कि उस टाइम का। ठीक है, तो इसको एज इट इज़ रीड करके चले जाओ, बस खाली थीम ध्यान रखना कि टर्मिनोलॉजी पर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो मतलब आयात का आवरण, उस टाइम पर इम्पोर्ट कवर एक टर्मिनोलॉजी थी न्यूज़ में, इसी वजह से ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप लोगों को उससे सीख क्या लेनी है कि अगर पिछले एक साल में कोई भी आप लोगों को दिख रहा हो कि कोई स्पेशल टर्मिनोलॉजी न्यूज़ में है, तो आप लोग उसको कवर कर सकते हो। मैं खुद ही आप लोगों को कवर करवाती। ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि मैंने आप लोगों को ये चैनल बहुत ज़्यादा जल्दी शुरू किया है, इसी वजह से मुझे टाइम नहीं मिला इन सब चीज़ों को कवर करवाने पर। लेकिन आप लोगों का जो 2027 वाला प्रीलिम्स होगा, ठीक है, जो भी बच्चों का होगा, उसके लिए आप लोग पूरा अब ये 24 मई के बाद मैं डेली करंट अफेयर ही शुरू करवाऊँगी। ठीक है, दैनिक जागरण, ठीक है, PIB, द हिंदू न्यूज़, ठीक है, सारे कंबाइन करके एक डेली की डेली आधा घंटा 1 घंटे से लेकर रिलेटेड, ठीक है, डेली करंट अफेयर की वीडियोस आएंगी, और उसमें आप लोगों को सारी चीज़ें कवर्ड मिलेंगी। ठीक है, विथ PYQ और विथ MCQ रिलेट करवा के सिलेबस से। तो आप लोगों को अब ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। पर अभी जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोग विज़न की मैगजीन फॉलो कर सकते हो, फॉलो किया भी होगा, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम पर कुछ भी नया मत पढ़ना प्लीज़। जो छूट गया वो छूट गया।
ठीक है। जो पढ़ा है वही अपने स्टैटिक 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमी इतना रिवाइज कर लो कि इन सबसे जितने क्वेश्चन आए आप लोगों को छूटने नहीं चाहिए। इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक भी एक बार देख सकते हो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी सी सेट, ठीक है। तो इसके लिए डी ऑप्शन सही हो जाता है कि यह उन महीनों की संख्या बताता है जितने महीने के आयात का भुगतान देश के अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये उस टाइम का करंट अफेयर्स था, इसके ज़्यादा सोचना है ही नहीं, ठीक है। अब देखो समाचारों में कभी कभी उल्लेखित समुदाय और किसके बारे में, किसके मामले में है, ठीक है। देखो समुदाय और ट्राइब ये सारी चीज़ें हैं जो हर टाइम हर साल करंट अफेयर में कुछ ना कुछ करके रहती हैं और उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन उसके ज्योग्राफी से लेकर रिलेटेड हो सकते हैं, उसकी लोकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, उसके कल्चर से रिलेटेड हो सकते हैं। 3 ही ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक। तो 3 थीम मैंने आप लोगों को बता दिया रिगार्डिंग टू ट्राइब और क्या कौन कौन से, मतलब कौन कौन से समुदाय होते हैं। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप लोगों को पता चला होगा आवाज़ से, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों को पढ़ाना मेरा काम है। देखो कुर्द की अगर हम लोग बात करें तो कुर्द बताओ भाई कहाँ पर है, फिर मधेसी है, उसके बाद रोहिंग्या, ठीक है। तो मैं हम लोगों को ज़्यादा तो कुछ नहीं पता, पर रोहिंग्या तो बिल्कुल पता है कि रोहिंग्या कहाँ पर है, ठीक है। तो बताओ भाई रोहिंग्या कहाँ पर है। तो रोहिंग्या के सामने तो म्यांमार सही लगा है। अब हम लोगों को एक सही तो पता चल चुका, मतलब 3 और 3 जहाँ पर है वो तो दोनों स्टेटमेंट सही हो सकते हैं, ठीक है, ना कि ये 2 वाले, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं कि मधेसी क्या है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कुर्द की, ठीक है, तो कुर्द की अगर हम लोग बात करें तो कुर्द बांग्लादेश का गलत है, ये उत्तरी इराक का समुदाय है, ठीक है। तो इराक लिख लेना यहाँ पर, ठीक। और उसके बाद मधेसी एज इट इज़ सही है, तो हम लोग थोड़ा इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। देखो अगर आप लोग 50-50% कर पाते हो वहाँ एग्जाम्पल में, जैसे कि मैंने आप लोगों को 1 पता था तो हम लोगों ने ये 2 तो कंफर्म कर लिए कि ये 2 में से कोई एक सही है, लेकिन ये कंफर्म नहीं कर पाए, ठीक है। तब भी आप लोग रिस्क लेने की कोशिश करना वहाँ पर कि थोड़ा सा आप लोग मार्जिन पर आ जाओ, ठीक है। चलिए 19 हो गया। अब 20 नंबर, रासायनिक आयुध निषेध संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या यूरोपीय संघ का एक संगठन है जिसका नाटो और WHO के साथ कार्यकारी संबंध है, ठीक है। तो सोचो जरा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, या नए शास्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योगों का अनुवीक्षण करता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, या राज्यों यानी कि पार्टियों को रासायनिक आयुध के खतरे के विरुद्ध सहायता और संरक्षण प्रदान करता है। कौन से सही हैं ऑप्शन आप लोगों के सामने है, थोड़ा एलिमिनेट अगर कर सकते हो तो मुझे लगाओ, दिमाग लगा के मुझे बताओ ज़रा सा, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ज़्यादा अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चीज़ों में दिख जाए, कोई संगठन या फिर कोई दिशा या फिर कोई साल, ठीक है, तो मैक्सिमम ईयर गलत होते हैं। अब हम लोग इसको उसी बेसिस पर एलिमिनेट करते हैं ज़रा सा। अगर इसको हम लोग एलिमिनेट कर दिया तो ये गया, ठीक, और ये सही हो गया, ठीक, इजी था। अगर आप लोगों को ये स्ट्रेटजी सही लग रही हो तो थोड़ा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। देखो हर कंडीशन एक जैसी नहीं होती है, लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों को तभी बताया कि ये सब चीज़ें तभी फॉलो करना जब आप लोगों को ना आता हो, प्लीज़, ठीक है। हाँ, अब आप लोगों का काम क्या है कि नाटो के बारे में और WHO के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पिछले करंट अफेयर की न्यूज़ में नहीं थी। हाँ मुझे याद है कि नाटो एक बार था, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही बार, ओके। बाकी WHO हर साल न्यूज़ में रहता है, पर इस बार कुछ खास नहीं था, लेकिन आप लोगों को पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर पढ़ना है तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन और इसकी रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ लो कि WHO के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जो है निकाली जाती है। जस्ट 2 मिनट में गूगल करो और उसके बाद एक स्टिकी नोट्स पर ये सारी चीज़ें 2 की दोनों इन्फॉर्मेशन लिख लो, बात ख़त्म, ठीक। नाटो के जो न्यूएस्ट मेंबर जुड़े हैं बस उसके बारे में ध्यान रख लेना एक बार। अगर आप में से किसी को बताए तो कमेंट बॉक्स में बताने की ज़रूर कोशिश करो मुझे। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये योजना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इसको फॉरगेट मत करना, इसको अच्छे से पढ़ के ही जाना, ठीक है। तो स्कीम्स आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को देखना ही होगा, ठीक है।
देखो, मैं सिर्फ आप लोगों को एलिमिनेट करने के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं आप लोगों को वो टॉपिक पढ़ने के बारे में बता रही हूँ कि आप लोगों को पढ़ो, जब पढ़ लोगे तो हो सकता है वहाँ पर आप लोगों को एलिमिनेट करने में और ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, जब आप लोगों को एक या दो कंफर्म पता होंगे तभी उसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप लोग एलिमिनेट कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये थोड़ा ज़्यादा अंधा मारने की तुक्का नहीं है, ज़्यादा अंधा मारने की जरूरत नहीं। जब आप लोगों को किसी भी स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं आता सीधे उसको स्किप कर देना। ठीक है, अगर आप लोगों को एक दो स्टेटमेंट उसके बारे में आते होंगे तभी उसमें रिस्क लेना, वरना मत लेना। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? फसल बीमा योजना आप लोगों को मैंने बताया। तो इसके बारे में क्या बोला जा रहा है कि इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष में किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती पर 2% का एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करना होगा। जरा सोचो इसके बारे में, कितना सही लग रहा है ये? मुझे तो नहीं सही लग रहा है। ठीक है, उसके बाद यह योजना चक्रवात और गैर मौसमी वर्षा से होने वाले कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करना है। भैया देखो, ये क्वेश्चन वैसे भी मुझे पढ़ते ही गलत लग गया था, मुझे इसका आंसर नहीं पता था। ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट ऐसा है कि पढ़ते ही मुझे पता चल गया कि इसमें कुछ ना कुछ तो घपला होगा, इसलिए इसको इग्नोर कर सकते हैं। और मैं पक्का अगर मैं दे रही होती तो इसको इग्नोर करके आती, इसको पक्का गलत करके आती। ठीक है, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, अब स्टेटमेंट बी ही सही है क्योंकि ये थोड़ा पॉजिटिव है, ये पूरा पॉजिटिव है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इस वजह से दैट्स वाई मैं तो इसको सही नहीं करती किसी भी हालत में। ठीक है, भले इसको मैं स्किप कर देती। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा समझ सकते हो चीज़ों को। बाकी अगर जिसको आता होगा, मैं तो कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जितनी भी स्कीम्स है, मतलब जितना भी ज़्यादा आप लोगों का पढ़ा होगा आप लोगों को उतना ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सोच सकते हो। बाकी अगर हम लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो ये 13 जनवरी 2016 को लॉन्च की गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या इसका अनावरण किया गया था और इस योजना के तहत फसल का नुकसान पर 25%, ठीक, बीमित राशि का तुरंत भुगतान और शेष 75% का क्या भुगतान 30 से 45 दिनों के अंदर करने की बात की गई थी। ना कि इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष में किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% और एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करने। ठीक है, देखो कितने ज़्यादा एक्सट्रीम वर्ड इस स्टेटमेंट में यूज़ किए गए हैं, एक समान, किसी भी, फिर किसी भी। ठीक है, तो थोड़ा सा ये डाउटफुल स्टेटमेंट बन सकता है। ठीक है, अब देखिए 22 नंबर। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसके बारे में आप लोग पढ़ के जाइएगा ही। उसके अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं कहाँ पर रहती हैं? तो ये कुछ एरियाज़ आप लोगों को मेंशन किए गए हैं भारत के अंदर के। ठीक है, जिसमें उत्तर पश्चिमी भारत का रेतीले मरुस्थल है, फिर जम्मू कश्मीर के उत्तर हिमालय क्षेत्र हैं, फिर पश्चिम गुजरात के लवण कच्छ क्षेत्र हैं, और या फिर पश्चिमी घाट है। तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हो, और सभी को मुझे 100% श्योरिटी है कि इस आंसर के बारे में पता है। सबका वेस्टर्न घाट सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। और ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सारे आप लोगों को हर साल न्यूज़ में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और अच्छा भी है अगर आप लोगों को याद है इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल हिमालय के जंगल और पश्चिमी घाट के जंगलों में पाया जाता है। ठीक है, जिसमें पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में गुजरात महाराष्ट्र की सीमा से प्रारंभ होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु से केरल से होकर कन्याकुमारी तक ये सारे समाप्त हो जाते हैं, मतलब वहाँ तक पाया जाता है। ठीक है, अब अगर मुझे एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछना हो तो प्लीज़ क्या बताएंगे आप लोग कि वेस्टर्न घाट्स में कौन कौन से राज्य हमारे भारत के कवर हो जाते हैं? ठीक है, देखो 2025 में एक पैटर्न आया था क्वेश्चन का, जिसमें पूछा गया था कि एंडीज पर्वत मतलब 5-6 देशों का नाम दिया गया था और बोला गया था कि एंडीज पर्वतमाला कौन कौन से देशों में पाई जाती है। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को भारत के सापेक्ष में बात करूं उसी को लेकर, तो आप लोग क्या मुझे बता सकते हो कि वेस्टर्न घाट्स भारत के कौन कौन से राज्यों में होकर गुजरती है, किन किन राज्यों में पाई जाती है? ठीक है, तो क्या आप लोग बताइए मुझे अगर प्लीज़। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 की हम लोग बात कर लेते हैं। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण यानी कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी NGRBA के मुख्य विशेषताएं हैं? अब देखो, राष्ट्रीय गंगा नदी और उसके बाद उसमें पाए जाने वाले डॉल्फिन, इतना तो आप लोगों के दिमाग में आ ही चुका होगा।
ठीक है। बाकी गंगा नदी को लेकर बहुत सारे एडिटोरियल पूरे साल भर छपा करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी पता चल चुका होगा कि गंगा नदी में प्रेजेंट टाइम में कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं, ठीक है। अब उन्हीं परेशानियों में से स्टेटमेंट में आप लोगों को जो भी मिल जाए या फिर जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट मिल जाए उस बेसिस पर आप लोग थोड़ा एलिमिनेट करने की प्लीज़ कोशिश करना। गलत सही जो होगा आप लोगों को यहीं पता चल जाएगा, ठीक है। एग्जाम हॉल में आप लोगों को वो भी पता चल जाएगा कि आप लोग एलिमिनेट कर पाने में सक्षम हो या नहीं हो। अगर आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह गलत कर पा रहे हो तो मत करना प्लीज़, ठीक है। मतलब नहीं करने की जरूरत है स्टेटमेंट, फिर आप लोगों को जितने सही आते होंगे सिर्फ इतना ही करना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग लेने से कोई मतलब है ही नहीं, है ना। तो देखो अब पहला क्या बोला, नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई है, कौन सा, NGRBA जो है वो नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई है, ठीक है। थोड़ा सा अब इस पर रुक जाओ, ठीक, अभी एलिमिनेट मत करो। उसके बाद स्टेटमेंट 2, यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है, ठीक है। तो थोड़ा सोचो इसके बारे में। उसके बाद NGRBA अध्यक्ष चक्रानुक्रमिक आधार पर उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से एक होता है जिनसे होकर गंगा बहती है, ठीक है। तो सोचो क्या ये पॉजिटिव हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, ठीक है। मान लो ऐसा हो भी सकता है, ठीक है। तो उन राज्यों के मुख्यमंत्री से होकर गुजरता है जिससे गंगा बहती है। भाई एक की अगर तुम बात करो ना तो मैं मान लूँ उन राज्यों की, मतलब हर अब जितने भी राज्य से गंगा नदी बहती है उसमें चक्रानुक्रम अध्यक्ष होता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये खुद एक राष्ट्रीय एजेंसी की बात की गई है, ठीक है। तो उसमें राष्ट्रीय एजेंसी का अध्यक्ष एज इट इज़ बना दिया जाता होगा एक बार, है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा स्किप करेंगे। बाकी आप लोगों के आंसर आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में सामने है, ठीक है। एक बार आप लोग NGRBA के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। इसकी देखो, इसकी स्थापना कब की गई थी, 20 फरवरी, ठीक है, 20 फरवरी 2009, ठीक है। कहाँ पर, नई दिल्ली, ठीक है। तो नई दिल्ली भी याद रख लो, ठीक है। उसके बाद जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, बात याद रखना, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण को लागू करने और राष्ट्रीय एजेंसी है, ठीक है। तो स्टेटमेंट तो इसी वजह से सही हो जाता है, ठीक है। बाकी NGRB के कार्यों की अगर हम लोग बात करें तो गंगा नदी घाटी प्रबंधन विकास योजना और गंगा नदी घाटी राज्यों में नदी पारिस्थितिकी तंत्र के जरूरी उपायों और गुणवत्ता के लिए जांच करता है जल की, ठीक है। बाकी अगर हम लोग इसके अध्यक्ष, प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा चुनाव, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष का चुनाव चक्रानुक्रमिक ऐसा कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना, बाकी बस सब सही है। उसके बाद 24 आप लोग देखो क्वेश्चन, भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया, ठीक है, यानी कि नीम कोटेड यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करता है, उस टाइम का क्वेश्चन था। आप लोगों को इस टाइम पर पक्का इसका आंसर पता ही है, ठीक है। तो मृदा में नीम तेल के निर्मुक्त होने के से मृदा सूक्ष्मजीवों और नाइट्रोजनी यौगिकों को बढ़ावा देता है। नीम तेल लेप मृदा में यूरिया को घुलने की दर को धीमा कर देता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो कि ग्रीन हाउस गैस है, फसल वाले खेतों में वायुमंडल में बिल्कुल भी विमुक्त नहीं होती है। ऐसे ही इसको थोड़ा हटा सकते हो, ठीक है, मतलब इसको ऐसे ही हटा दो, तुरंत एलिमिनेट करो, बिल्कुल भी इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं भैया, नहीं बर्दाश्त होगा हमसे। उसके बाद विशेष फसलों के लिए या एक अपतृणनाशी, यानी कि पता नहीं क्या लिखते थे, यानी कि विडिसाइड और एक उर्वरक संयोजन है, ठीक है। तो एक तो मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब इसका आंसर आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में मुझे देने की कोशिश करो। ये आप लोगों के लिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जितने भी नए लोग आए हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लेना, जिससे आप लोग भी मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का बड़ा हिस्सा बन सकते हो, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, और सब लोग एकदम स्ट्रॉन्ग बन के UPSC प्रीलिम्स देना, ठीक है। कोई डरने वरने की जरूरत नहीं है, एग्ज़ाम ही है, ठीक है, पास कर लेना, पास कर लेंगे, है ना। चलिए बाय बाय।